नमस्कार स्टूडेंट्स, फिजिक्स की जो ये ऑनलाइन क्लास है इसमें आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में 12th क्लास विद्युत धारिता पार्ट नंबर जो 8 है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। इस पार्ट में संधारित्रों का जो संयोजन का समांतर क्रम है संयोजन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सरणी संयोजन इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं अपन। अब बात हो रही है समांतर क्रम संयोजन की, ठीक है। और ये पीछे वाले में मैंने समझाया था प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो उसको आप ध्यान में रखते हुए उसको बेस बनाते हुए आप ये जो है धारिता वाला करोगे, तुल्य धारिता का। तो इसमें ध्यान दो किस प्रकार से करते हैं अपन। इनसे आपको याद रखना है कि कौन सी राशि समान होती है और कौन सी अलग अलग होती है। इसमें धारा की जगह क्या आ जाएगा, आवेश। तो आवेश और विभवांतर में कौन सी राशि अलग है और कौन सी समान है। जो राशि अलग अलग होती है उसी से अपन तुल्य धारिता का सूत्र है वो प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दो सारे। इसमें मान लेते हैं कि भाई ये कोई संधारित्र है जिस पहला धारिता C1, दूसरा संधारित्र धारिता C2। इस तरीके से दो संधारित्र आपको दिए हुए हैं। दोनों को बैटरी से किस क्रम में संयोजित किया गया है, समांतर क्रम में। बैटरी के लिए मान लो V, ठीक है। अब जैसे आपको ये है कि भाई ये 20 वोल्ट की बैटरी से किस क्रम में है, समांतर क्रम में संयोजित है। अब इसके लिए आप ध्यान दो कि आपको दर्शाना है आवेश और विभवांतर। तो आपको पता है कि अगर ये समांतर है तो कैसे है ये, तो प्रतिरोधों के लिए कैसे समझते हैं, सेम वही प्रतिरोधों के लिए समझते हैं कि ये ली गई धारा ऐसे यहाँ दो भागों में बट गई, कुछ इसमें शेष इसमें। धारा दोनों में क्या हो गई, अलग अलग। धारा अलग अलग होते ही अपन क्या मानते हैं, समांतर क्रम संयोजन। यहाँ धारा की जगह कौन सी राशि आएगी, आवेश। इसका मतलब इनमें क्या अलग अलग है, आवेश अलग अलग है। तो यहाँ जैसे आप आवेश मान रहे हो Q1, तो आपको यहाँ कितना मानना पड़ेगा, Q2। इसके बाद में आवेश अलग अलग है तो विभवांतर क्या होंगे, सेम होंगे। विभवांतर इसमें भी V, इसमें भी V, किसके बराबर, बैटरी के वोल्ट के बराबर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ये लाइन जैसे श्रेणी में लिखी थी वैसे ही। समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में आवेश तो क्या होता है, अलग अलग, और विभवांतर क्या होता है, समान। तो यहां लिखोगे प्रत्येक संधारित्र पर आवेश अलग अलग जबकि विभवांतर समान होता है, जबकि विभवांतर समान होता है। अब जो राशि अलग अलग है वहां से अपन स्टार्ट करेंगे। अलग अलग कौन है, Q1 Q2 मतलब आवेश है। तो आप कैसे लिखोगे, Q1 प्लस Q2 किसके बराबर होगा, इनका योग। जैसे यहाँ ध्यान दो, ये I1 ये I2 अलग अलग धारा जाएगी, कहाँ से जाएगी, इस बैटरी से ले जाने वाली धारा, वो दो भागों में बढ़ जाएगी। बैटरी से ले जाने वाली धारा क्या मानी, I। वैसे ही यहाँ पर अपन क्या मान लेंगे, आवेश कितना मान लेंगे, Q। कितना मान लेंगे, Q। तो इसको यहाँ भी लिख लो, भले इस लाइन के बीच में आ रहा तो यहाँ लिख लो। वोल्ट कितने वोल्ट की है, V। आवेश यहाँ बैटरी के लिए कितना माना, Q। तो Q1 प्लस Q2 किसके बराबर होगा, Q के बराबर। समीकरण 1। इसमें अपन किसका सूत्र आगे लगाकर, प्रतिरोध का सूत्र, ओम का नियम का सूत्र, किसका, ओम का नियम। तो इसमें अब किसका सूत्र लगाएंगे, धारिता का। तो आपको पता है
कि धारिता C बराबर Q/V होती है। किसका मान ज्ञात करना? Q1, Q2, Q के। मतलब इससे अगर आप Q की वैल्यू निकालो धारिता वाले सूत्र से तो वो आ गई C इंटू V। अब ये जो सूत्र है C इंटू V का, इसकी सहायता से एक बार 1, 2, Q1, Q2 और Q कैसे ज्ञात होगा? Q1 यहाँ नियम लगाएंगे, ये वाला नियम यहाँ लगाएंगे, Q2 ये वाला नियम यहाँ लगाएंगे, क्या हो जाएगा? Q ज्ञात। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लगाओ, कौन सा नियम? ये। तो ये देखो Q बराबर C इंटू V यहाँ लगा रहे हैं, तो Q की जगह Q1, C की जगह C1, V की जगह V। अब यहाँ लगाना है, दोबारा से नियम लिखो, Q बराबर CV, यहाँ लगाना Q की जगह Q2, C की जगह C2, V की जगह V है। अब ये आपको क्या ज्ञात, भाई Q1 Q2 ज्ञात कर लिए, क्या ज्ञात करना? Q, तो कहाँ लगेगा? यहाँ पर नियम। ठीक है, तो फिर से नियम लिखो, Q बराबर CV। ठीक, अब यहाँ देखो Q की जगह क्या है? Q, तो Q लिख दिया। C की जगह कितना लिखें? तो यहाँ कितनी धारिता होती है, ध्यान रखना, यहाँ कितनी धारिता होती है बैटरी के लिए? तुल्य धारिता। वैसे ही यहाँ कितना प्रतिरोध होता है? जैसे यहाँ प्रतिरोध R1, यहाँ R2, यहाँ कितना? तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ कितनी धारिता? तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता कितनी मान ली? C। आप लिख सकते हो यहाँ कहीं कि माना तुल्य धारिता क्या है? C है, लिख सकते हो। ठीक है, तो C और बैटरी की वोल्ट कितना है? V। अब ये तीनों मान Q1, Q2, Q के किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। अभी समीकरण 1 में रखो ये मान, Q की जगह लिखना है CV, तो CV। Q1 की जगह लिखना है C1V, तो C1V, प्लस Q2 की जगह लिखना है C2V, तो C2V। V सब में कॉमन है, सब में द्वैता है, यहाँ C1 बच जाएगा और यहाँ C2, और यहाँ क्या है? C इंटू V। V से V कैंसिल हो गया और क्या बच गया? C। C क्या माना अपन ने यहाँ पर? तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता का सूत्र आ गया। ये तो कितने संधारित्र लिए थे अपन ने? 2। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार यदि n संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हो, समांतर क्रम में संयोजित हो तो तुल्य धारिता C, जैसे 2 है तो C1 प्लस C2 काम में लिया, 3 है तो C3 तक, 4 है तो C4 तक, ऐसे जितने दे रखे हैं ना उतने तक आपको क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है। तो ये संयोजन की क्या आ गई? तुल्य धारिता भी। और ये ऐसा सूत्र अपन प्रतिरोध के लिए किस में प्राप्त करते हैं? श्रेणी में, जबकि संधारित्र के लिए किस में प्राप्त करते हैं? समांतर क्रम में। ठीक है, तो ये डेरिवेशन कौन सी डेरिवेशन है? समांतर क्रम संयोजन में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, और वो जो शुरू में आप फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं वो आपको करना ही है। यहाँ पर खाना पूर्ति क्या कि माना 2 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 तथा C2 है, इनको V वोल्ट बैटरी से समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। इस संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। माना तुल्य धारिता कितनी है? C। फिर ये डायग्राम बना के और यहाँ तक करना, बिल्कुल से सिंपल है, कोई किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मत उतार लेना, यह तो अपन भाई समझने के लिए, ये अपना बेस है कि भाई ये अपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, इसके बारे में आपको पहले से नॉलेज है।
ठीक है। और इसकी हेल्प से आप ये याद रख सकते हो। जैसे ही आप ये याद हो जाएगा, आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा, तब आप इसको अलग और इसको अलग समझ सकते हैं, अलग अलग, ठीक है। तब इसकी हेल्प की कोई ज़रूरी नहीं होगी। तो ये तो था अपना ये टॉपिक। और जैसे अपन ने 2 नोट पॉइंट लिखे थे श्रेणी क्रम में, और वैसे ही वो इसमें लिखने, वो भी सिंपल है, बिल्कुल से सिंपल। तो अब इसके बाद में अपन उन नोट पॉइंट के बारे में ध्यान देंगे। तो ये वाला जो पोर्शन जो मैं मिटा रहा हूँ, ये न तो श्रेणी में करना है आपको, न ही समांतर क्रम में। तो ये आप देखोगे ये तो दोनों में लिखा हुआ, चलो दोनों में लिख देते हैं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए, ये आपको इतना ही करना है। वीडियो जो भी है आप साथ साथ देखोगे तब तो उसका फ़ायदा होगा, और 1 2 4 इकट्ठे करके देखोगे तो न तो वो समझ में आने वाले और न ही फिर वो आप साथ रहने वाले, पीछे रह जाओगे। देख लेना, जो भी पढ़ा हुआ है साथ साथ नोट्स बनाते जाओ वीडियो के दौरान। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, उस समय मैं साइड में होता हूँ, तो आप उसके लिए उसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लो, और स्क्रीनशॉट के बाद में आप उसकी हेल्प से, स्क्रीनशॉट की हेल्प से उसका क्या करना है, नोट्स तैयार करने हैं। कोई भी डाउट अगर है तो आपको जो ग्रुप है उसमें बताइए कि ये, या फिर पर्सनली आप बता सकते हो। नोट पॉइंट जो अपन ने पहले पढ़े थे सेम है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी आपको नोट्स में लिखने हैं तो बताने पड़ेंगे दोनों नोट पॉइंट्स। अब पहला नोट पॉइंट क्या है, किस प्रकार से, वो ये है कि जैसे मान लो अपन कोई एग्जाम्पल से समझे इसको। पहले संधारित्र जो आपको दिए गए हैं, एक का मान, धारिता का मान है 2, एक का 10, एक का 20। ये 3 संधारित्र है जिनकी धारिताएं मान लो किसमें है, माइक्रो फेरेड में। इनको संयोजित किया गया है समांतर में, किसमें, समांतर में। इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करो, तो क्या सूत्र, सी तो क्या मान ली तुल्य धारिता, फिर C1 + C2 + C3, 2 + 10 + 20 कितना हो गया, 32 माइक्रो फेरेड। अब इससे अपन देख सकते हैं कि भाई जो परिणामी, मतलब तुल्य को अपन परिणामी बोल सकते हैं, जो परिणामी धारिता आई या तुल्य धारिता आई वो कितनी आई, 32 माइक्रो फेरेड। जैसे ये इस तरीके से, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 2 माइक्रो फेरेड, 10 माइक्रो फेरेड, 20 माइक्रो फेरेड, ये 3 संधारित्र किसी परिपथ में संयोजित है। तो अगर आप इन तीनों को हटाओ और एक 32 माइक्रो फेरेड का संधारित्र लगाओ तो बराबर सेम इफेक्ट होगा, कोई इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये अपन कब काम में लेते हैं, कब काम में लेते हैं, बड़े मान की धारिता के लिए। जैसे आपके पास लैब में उपलब्ध क्या है, 2 10 20, आपको चाहिए इससे भी बड़ी धारिता का संधारित्र। भाई 2 10 20 मतलब 20 तक है आपके पास, कितने तक है, 20 तक। इससे ज़्यादा धारिता का क्या चाहिए, संधारित्र, ठीक है। जैसे सपोज करो आपको कितने का चाहिए, 32 का, तो आप इनको क्या करोगे, श्रेणी क्रम में। 32 क्या है, इन तीनों से क्या है, अधिक है। तो कब काम में लेते हैं, जब उपलब्ध संधारित्रों में से भी अधिक धारिता का संधारित्र चाहिए, अधिक धारिता का संधारित्र चाहिए, तब अपन क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन करते हैं। क्या करते हैं, समांतर। और इसके साथ ये भी देख लो कि भाई जो धारिता अपनी ये आ रही है, कौन सी, तुल्य, इन तीनों में से, मतलब दिए गए जो भी है उनमें से जो अधिक से अधिक मान है उससे भी अधिक आता है, उससे भी अधिक आता है। तो ये नोट पॉइंट किस तरीके से लिखोगे, यदि उपलब्ध धारिता के संधारित्र से
अधिक धारिता के संधारित्र की आवश्यकता होने पर उपलब्ध संधारित्रों को उपलब्ध कम मान के संधारित्रों को समांतर क्रम ही है ना, ये अपन ने यहाँ गलत दर्शाया। ये कौन से क्रम में दर्शा दिया था? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो ये गलती से बाई मिस्टेक ये अपन ने श्रेणी में दर्शा दिया था। ये किस प्रकार से है? ऐसे, पहला, दूसरा और तीसरा, इस तरीके से श्रेणी में। ठीक है, समांतर में। तो यदि उपलब्ध धारिता के संधारित्र से अधिक धारिता के संधारित्र की आवश्यकता होने पर उपलब्ध कम मान, भाई ये कम मान के ही है ना, इनसे अधिक मान का चाहिए, तो उपलब्ध कम मान के संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है भाई, ज्यादा का चाहिएगा तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ये वैल्यू इन तीनों से अधिक है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इस पॉइंट को कि समांतर क्रम में संयोजित करने पर प्राप्त तुल्य धारिता जोड़े गए संधारित्र की धारिताओं में अधिक से अधिक धारिता वाले संधारित्र से भी अधिक प्राप्त होती है। भाई जो इसमें से जो अधिक है ना, उससे भी क्या होती है? अधिक प्राप्त। और इसका विपरीत किस में होता है? श्रेणी क्रम में। जो दिए गए संधारित्र है उसमें जो कम से कम मान का संधारित्र है उससे भी कम वैल्यू प्राप्त होती है तुल्य धारिता में, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो ये तो अपना है नोट पॉइंट 1। और अब दूसरा इससे भी सिंपल है, जो आप समझ ही चुके होंगे कि किस प्रकार से होगा। जो पहले लिखा था ना वही है, उसी प्रकार का। देखो, जैसे 5 माइक्रोफेड, 5 माइक्रोफेड, 5 माइक्रोफेड, 5 माइक्रोफेड के कितने संधारित्र है? 6। कितने? 6। अब इनको किस में जोड़ा गया है? समांतर में। किस में जोड़ा गया है? समांतर में। इनका तुल्य निकालो आप धारिता, तो कैसे ज्ञात करोगे? 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30। ऐसे ही आपके पास में 10 माइक्रोफेड के और वो संधारित्र कितने? 8। कितने? 8। समांतर क्रम का तुल्य धारिता कितनी आएगी? इसकी कितनी आएगी भाई? 10 को जोड़ेंगे अपन, 10 + 10 + 10, 8 बार जोड़ेंगे, कितना आएगा? 80। ऐसे ही आप लिख सकते हो। किस प्रकार से? इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 10 × 8। और इसको क्या लिख सकते हो? 5 × 6। 5 क्या है? दिए गए संधारित्र की धारिता का मान, और 6 क्या है? संधारित्रों की संख्या। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? वो दिए गए संधारित्र उन सब की धारिता क्या होनी चाहिए? समान। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 5 × 6, 10 × 8। 10 क्या है? दिए गए संधारित्र की धारिता। 8 क्या है? संख्या। तो क्या लिख सकते हो? n × c। कब? जब सारे संधारित्रों, कैसे हो सारे संधारित्र? सारे संधारित्र समान धारिता के हो। ठीक है, तो सिंपल है, वेरी सिंपल है ये। दूसरा नोट पॉइंट, यदि समान धारिता के कितने? n। धारिता कितनी मान लिया आपने? c। समान धारिता c के n
संधारित्र एन संधारित्र को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तब संयोजन की तुल्यकालिकता कैसे ज्ञात करेंगे? कैसे? n इंटू सी, n इंटू सी। तो ये दो नोट पॉइंट है जो श्रेणी में भी पढ़े थे और अब पढ़े अपन किसमें? समांतर में। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अब इसके नेक्स्ट में अपन ये पढ़ेंगे कि भाई जब ये अपन सूत्र प्राप्त कर चुके हैं तो इन पर न्यूमेरिकल आज की ये जो क्लास है 8 नंबर पार्ट, उसमें अपन सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे और नेक्स्ट क्लास में 9 नंबर वीडियो में अपन इससे आगे थोड़ा से एडवांस अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे। अभी सिंपल न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो ध्यान दो। सबसे पहला न्यूमेरिकल, सबसे पहला न्यूमेरिकल इस तरीके से है कि ये एक संधारित्र, ठीक है, और ये जो संधारित्र है ये है 2 माइक्रोफेड। ये बिंदु ए, ये दूसरा संधारित्र, ये भी 2 माइक्रोफेड, ये तीसरा संधारित्र, ये भी 2 माइक्रोफेड, ये चौथा संधारित्र, ये भी 2 माइक्रोफेड। ये कितने संधारित्र हो गए? टोटल 4 संधारित्र हो गए। चारों की धारिता क्या है? समान है, 2 माइक्रोफेड 2 माइक्रोफेड। अब ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी, तो हो सकता है आपको इस प्रकार से मिले। ध्यान दो, जैसे ये 2 माइक्रोफेड और ये 2 माइक्रोफेड, ठीक है। एक तो न्यूमेरिकल ऐसे हो सकता है भाई, कोई जो परिपथ बनाया हुआ ना वो इस तरीके से बनाया होगा, आपको कहेगा कि इस परिपथ की तुल्यकालिकता ज्ञात करो, ठीक है। हो सकता है आपको इस तरीके से, और इसमें लिखेगा ए और बी के मध्य तुल्यकालिकता ज्ञात करो। तो ये दोनों एक ही बात है, इस तरीके से लिखने का, इस तरीके से लिखने का, क्या एक ही बात है? वो एक ये बात है कि भाई जो ए और बी बिंदु जिनके बीच में आपको पूछा गया है धारिता, तुल्यकालिकता, वो जो पॉइंट है वो किससे जुड़े हुए हैं? बैटरी से जुड़े हुए, ठीक है। इस तरीके से ऐसे, ठीक, और उनको नहीं जोड़ा गया, आप ऐसे सपोज कर सकते हो कि इस तरीके से। तो यहाँ करने का मतलब यही है कि अगर इस तरीके से कोई सीधा न्यूमेरिकल पूछा जाता है जिन 2 बिंदुओं के बीच में, तो आप उनको मानो कि उसका एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव से, दूसरा सिरा बैटरी के नेगेटिव से। अब ध्यान दो, जो दिया गया न्यूमेरिकल है उस पर, ये किस क्रम में, ये वाले किस क्रम में, श्रेणी में है या फिर समांतर क्रम में? किस में है? तो ये है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में, यह समांतर क्रम में नहीं, ठीक है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि इस तरीके से नहीं देखना है कि भाई ऊपर नीचे 1 2 3 4 ऐसे दे रखे हैं तो वो समांतर में, ऐसे नहीं करना। किस तरीके से देखना है कि यदि धारा सब में समान जाए तो वो किस में है? श्रेणी में। धारा अलग अलग जाए, धारा विभाजित हो रही है, तो वो किस क्रम में है? समांतर। तो आप यहाँ से ध्यान दे लो, मैंने अभी कहा है कि जो बिंदु जिनके बीच आपको ज्ञात करनी है धारिता, उनको एक को प्लस से मानो और दूसरे को माइनस से। जैसे इसको आपने प्लस से जोड़ा हुआ मान लिया और इसको माइनस से, किसी एक को प्लस से किसी दूसरे को माइनस।
अब देखो यहाँ से ली गई धारा ऐसे ऐसे, कहीं बट रही है क्या? नहीं बट रही, कहीं भी नहीं बट रही भाई। जैसे 10 एम्पियर धारा ली गई मान लो, तो वो 10 एम्पियर, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, सब में 10, तो सब में बराबर धारा। तो कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। तो धारा के हिसाब से ही अपने को कैलकुलेट ये डिसाइड करना है कि दिया गया क्रम श्रेणी है या समांतर। देख के नहीं, सीधा देख के नहीं, सीधा तुक्का मारोगे, अंदाजा लगाओगे तो गलत हो जाएगा फिर। अब इसमें देखो, ये है श्रेणी में, ये किस में है? श्रेणी में। सब में समान धारा जा रही है, कहीं विभाजित नहीं हो रही। तो कैसे ज्ञात करेंगे श्रेणी के लिए? तो श्रेणी के लिए आप फिर से ध्यान रखोगे, ये सूत्र मत लगा देना जो प्रतिरोध के लिए होता है, ये तो किसके लिए होता है? प्रतिरोध। तो ये गलती अपन बाई चांस कर देते हैं, करना नहीं चाहते फिर भी हो जाती है गलती। क्यों? क्योंकि जब अपन प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तो प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर माइंड है वो तुरंत डिसीजन नहीं लेता, तुरंत डिसीजन ले लेता है कि भाई, और वो डिसीजन क्या होता है? गलत होता है। वो क्या होता है? गलत। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि इनके सूत्र एक दूसरे के विपरीत हैं। श्रेणी में है तो ये सूत्र अपन काम में लेंगे। मान लिया तुल्य धारिता कितनी है? C, तो 1/C बराबर 1/C1 ऐसे लिख के करना है, 1/C2, 1/C3, 1/C4। अब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। यहाँ ये लिखना मत भूल जाना 1/C। जैसे ये 1/C लिखना भूल जाओगे ना, तो आप न्यूमेरिकल गलत कर दोगे। किस प्रकार से गलत कर दोगे? तो अभी ध्यान दो, ये कितना हो गया? 2, लघुत्तम 2 है तो एक कितना हो गया? 4, तो ये हो गया 4, और 4 में 2 का भाग दिया कितना? 2। अब जैसे आपने ये लिखना छोड़ दिया यहाँ से, तब आपको ये ध्यान में नहीं आएगा कि ये 1/C की वैल्यू है। आप क्या सोचोगे? ये उत्तर आ गया, और यहीं छोड़ दोगे और ये फिर पूरा गलत हो जाएगा। तो इसके लिए ये 1/C आप साथ लिखते चलो, लास्ट तक साथ लिखते चलोगे तो आपको पता चलेगा भी ये C नहीं है, ये क्या है? 1/C। इसका मतलब तुल्य धारिता तो C होती है ना, तो अपने को और आगे करना है। तो आप लिखोगे अतः तुल्य धारिता, अतः तुल्य धारिता, तुल्य धारिता तो क्या मानी है? C। वो कितनी हो जाएगी? 1/C कितना आया अपना? 1/C आया है 2, तो C कितना हो गया? C हो गया 1/2। किस में दिए हुए हैं? माइक्रोफेड में। तो मात्रक लगाना भी नहीं भूलना, ये किस में आएंगे? माइक्रो। ठीक है, या तो आप ऐसे कर दो, या मैंने आपको बताया था कि यदि सारे संधारित्र समान है, सबकी धारिताएं बराबर बराबर है, तो श्रेणी है ना ये, तो श्रेणी क्रम की जो तुल्य धारिता है वो अपन कैसे ज्ञात करते हैं? श्रेणी क्रम की जो तुल्य धारिता है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? तो वो ज्ञात करते हैं अपन C/N। किससे ज्ञात करते हैं? C/N। ठीक है, तो C का मान कितना है यहाँ पे? 2 दे रखा ना, C का मान कितना है? 2। N मतलब संख्या, संख्या कितनी है? 4, 2/4 1/2। ये आ गई आपकी तुल्य धारिता। इसको विपरीत नहीं करना, क्योंकि इसमें यहाँ क्या लिखा हुआ होता है? तुल्य धारिता। ठीक है, माइक्रोफेड। तो चाहे आप इस तरीके से कर लो या इस तरीके से, जो आपको बेस्ट लगे हो, लेकिन सूत्र लगाना मत भूलना है। इसमें ऐसे करो तो भी ये सूत्र लिखना है, ऐसे इसमें भी ये सूत्र है वो लिखना है। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था अपना। और अब इसके आगे, जैसे ये कोई परिपथ है, यहाँ लिखा हुआ P, यहाँ लिखा हुआ है Q, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है न्यूमेरिकल में कि क्या लिखा हुआ है?
P व Q के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। P व Q के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। ये दे रखा आपको 3 माइक्रोफेड, ये 1 माइक्रोफेड, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है ये 4 माइक्रोफेड, ये 2 माइक्रोफेड और ये 1 माइक्रोफेड। इस तरीके से P व Q के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो आपको क्या सपोज करना है, P पॉजिटिव से और Q नेगेटिव से, कोई एक पॉजिटिव से और दूसरा नेगेटिव से। अब ध्यान दो, ये ऐसे दर्शाना नहीं है, और दर्शाओगे तो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगता ये, क्यों? क्योंकि आप सिर्फ ये समझ सकते हो इससे। जैसे ही आप इस तरीके से जोड़ोगे, ऐसा क्यों करना आपको, ऐसा क्या समझाता आपको? ये समझाता है कि कौन सा श्रेणी है और कौन सा क्रम समांतर है। तो ध्यान दो, यहाँ से ली गई धारा यहाँ आई, इसमें तो धारा यहाँ, ध्यान दो भाई, ये श्रेणी और समांतर दोनों मिक्स रूप बनाइए, दोनों क्या है, मिक्स रूप। तो इनको अपन टुकड़ों के रूप में करेंगे, पूरे को एक साथ नहीं करेंगे। जो जो टुकड़े आपको पता चल रहे हैं कि भाई ये श्रेणी में या ये समांतर में, तो उन टुकड़ों को अलग अलग सरल करो। जैसे ध्यान दो, यहाँ से ये धारा आई यहाँ तक, फिर ये अलग से एक सेक्शन आ गया ना, इसमें जो यहाँ पहुँच रही धारा वो 2 भागों में बट रही। इसका मतलब ये और ये किस क्रम में हो गए, समांतर। तो अभी आप पहले इनको ही करो, जैसे आप इनको करते हो फिर दोबारा डायग्राम बनाओ, फिर आगे करो, फिर क्या करना है, आगे करना है। जैसे इसको अपन चेंज करके लिखें कि यहाँ पर जो है ना इस तरीके से नहीं दिए हुए, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए आपको। यहाँ है ऐसे, ये ठीक है। तो ये तो सिर्फ आपको ये बताना है कि भाई ये समझना आपको ही, और ये दर्शाना नहीं है, ये दर्शाना नहीं। तो जैसे इस वाले सिरे से ऐसे धारा आई, यहाँ कुछ अलग हो गई, यहाँ कुछ अलग हो गई, ये एक अलग सेक्शन है ना, ये किस क्रम में है, समांतर में। तो इसको पहले सरल कर लो, उसके बाद में यहाँ जो भी धारा वो यहाँ पहुँचेगी, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें आएगी, तो ये किस क्रम में हो गए, समांतर में। तो इसको अलग करो, इसको अलग करो, फिर आगे अलग करो। ऐसे इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, करने का तरीका सबका ऐसा ही होना चाहिए, हर एक न्यूमेरिकल का। तो ध्यान दो, जैसे आपको इसके बारे में पता चला है, तो पहले इसको करो। कौन कौन से हैं ये, 3 माइक्रोफेड, 1 माइक्रोफेड, किस क्रम में है, समांतर क्रम में। अतः इनका या इनकी तुल्य धारिता, अतः इनकी तुल्य धारिता, तो इन दो की करनी है सिर्फ। तो इनकी तुल्य धारिता आप मान लो C1, क्या मान लिया, C1। तो वो समांतर है ना, ये कैसे ज्ञात करोगे, जोड़कर, सीधा सीधा जोड़कर। तो कितनी हो गई, 3 + 1, 4 माइक्रोफेड। समझ में आया होगा भाई। समांतर में क्या करते हैं, सीधा सूत्र लगाते हैं, C1 + C2। तो इन दोनों का तुल्य धारिता जो है 4 माइक्रोफेड। अब ये पता चल रहा है आपको, ये भी किस क्रम में है, समांतर में। तो इसको अलग से कर लो, 5 माइक्रोफेड और 3 माइक्रोफेड समांतर क्रम में। अतः इनकी तुल्य धारिता, अब इनकी तुल्य धारिता भी वही सूत्र, C1 + C2। तो इसको अपन क्या मान लिया, C2 भाई, जो धारिता है क्या मान लिया उसको, C2।
इनको जोड़कर ज्ञात होगा। 5 + 3, तो 5 + 3 बराबर 8 माइक्रोफैरड। अब देखो जो अलग अलग सेक्शन थे आपने सरल कर ली जितना आपको समझ में आ रहा था। अब दोबारा से बनाओ, तो दोबारा से ये P यहाँ 1 माइक्रोफैरड, फिर ध्यान दो इन दोनों का तुल्य कितना है 4, मतलब इन दोनों को हटा सकते हो और उसकी जगह कितना लगा सकते हो 4, तो इनकी जगह कितना लगा दिया 4, इन दोनों की जगह, इन दोनों की जगह 1 लगा दिया। आया समझ में? इन दोनों की जगह कितना है 8, तो 8। अब ये देखो ये परिपथ और सरल हो गया, ये परिपथ और सरल हो गया। अब आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि तीनों किस क्रम में है, श्रेणी में। तो आप नीचे लिखोगे 1 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, श्रेणी क्रम में। अतः तुल्यधारिता, भाई अब तो तुल्यधारिता परिपथ की आएगी। यहाँ तो क्या लिखा था, अतः इनकी तुल्यधारिता, अतः इन दोनों की तुल्यधारिता। अब तुल्यधारिता किसकी आएगी, पूरे परिपथ की। तो कैसे ज्ञात करोगे उसको, मान लिया C, तो 1/C बराबर 1/1, 1/4, 1/8। सरल कर लो इसको, 8, 8, 2, 1। किसका मान है, ये साथ साथ लिखते जाना, नहीं तो गलत कर दोगे। 1/C कितना हो गया 11/8, जबकि तुल्यधारिता तो क्या होती है C होती है ना, तो तुल्यधारिता C बराबर 8/11 माइक्रोफैरड लिखा हुआ ना, माइक्रोफैरड। ये आंसर। ऐसे अपन परिपथ को सेक्शन के हिसाब से जो आपको पहले समझ में आए उसको आप पहले करते जाओ, सरल करते जाओ, दोबारा बनाते जाओ परिपथ को। जैसे इससे अपन ये बनाया ना, ठीक है, ऐसे। तो ये तो यहीं पे आके सरल हो गया, हो सकता है ये यहाँ सरल नहीं हो और आगे हो, तो ऐसे आगे 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 आप परिपथ बनाते जाओ, सरल करते जाओ, ठीक है। और लास्ट में इस तरीके का सिंपल परिपथ आ जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि ये या तो सारे श्रेणी में है या सारे समांतर में, ठीक है। अब उसके बाद में ऐसे ही न्यूमेरिकल अपन और कर सकते हैं, इस प्रकार के न्यूमेरिकल। तो एक और न्यूमेरिकल अपन करेंगे, अपनी बुक से अपन ये न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये तो बिल्कुल से 2 न्यूमेरिकल थे, सिंपल न्यूमेरिकल, जो आपको स्टार्टिंग है वो समझ में आनी चाहिए थी, ठीक है। अब अपन धीरे धीरे जो जटिल न्यूमेरिकल है, थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, उसकी तरफ अपन चलेंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब हार्ड नहीं होता, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होता है, मतलब आगे 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 कुछ नया दिखेगा आपको। देखो अभी यह परिपथ दे रखा है इस तरीके से, इसमें आपको कहा गया है कि जो ए और बी बिंदु है उसके बीच में तुल्यधारिता आपको ज्ञात नहीं करनी है, तुल्यधारिता ज्ञात नहीं करनी है। तुल्यधारिता आपको दी गई, तुल्यधारिता दी गई है क्वेश्चन में। ए व बी के मध्य तुल्यधारिता 5 माइक्रोफैरड है, यह दे रखा आपको। तो
सी का मान ज्ञात करो। यहाँ जो सी लिखा हुआ है ना, जिसकी धारिता ज्ञात है, इस संधारित्र की धारिता आपको ज्ञात करनी इस वाले की, जबकि तुल्य धारिता दी हुई। तो आप तुल्य धारिता ज्ञात करो, उसको किसके बराबर रखो, 5 के, और फिर किसका मान प्राप्त हो जाएगा, सी का। अब देखो इसमें थोड़ा सा जटिल है लेकिन सरल है, ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। ये बी और ये ए इनके बीच है, तो आपको बताया कि भाई एक को प्लस से जोड़ना है, एक को क्या करना, माइनस से। इसका मतलब आपको ये समझना है, धारा प्रवाह से पता करना है कि कौन से समांतर में और कौन कौन से श्रेणी में। जैसे अपन पहले वाले में किया था ना कि ये इतना सा समांतर में, ये इतना सा समांतर में, फिर ये इतने सारे किसमें हो गए, श्रेणी। सेम उसी प्रकार से, सेम उसी प्रकार से। तो ध्यान दो, जैसे इसको प्लस से जोड़ रहे हैं, मान लो इसको माइनस से, तो यहाँ से ये धारा बैटरी से ली गई धारा, ये बैटरी से ली गई धारा ऐसे इस भाग में चली जाती है, इस भाग में चली जाती है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये अपन है ना, इनको समांतर क्रम में नहीं मान सकते भी, भाई है समांतर क्रम में, ये है समांतर क्रम में, लेकिन इसके आगे और है और इसके आगे और है। तो अपन यहाँ इतना यहाँ से नहीं कर सकते स्टार्ट, भाई 2 और सी का समांतर क्रम कर दिया, भाई हालांकि है तो ये किस क्रम में, समान, लेकिन 2 के आगे और भी जुड़े हुए, 2 के आगे और भी जुड़े हुए, सी के आगे और भी जुड़े हुए। जैसे सपोज करो कि ये ए, यहाँ 2 माइक्रोफेड है, यहाँ ये 3 मान लो, ठीक है, जैसे इसका मान 3 है, ठीक है। और अब ये ऐसे इस तरीके से ये बिंदु भी, ठीक, इतना। तो अब देखो ये एक को आप मान लिया कि प्लस से जोड़ा हुआ है और ये किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से। तो ये धारा ऐसे आई, कुछ इसमें चली गई, शेष इसमें चली गई, है तो समांतर क्रम में। सरल कर सकते हैं, कितना हो गया, 2 + 3। ये जैसे आपको किस क्रम में दिए हुए हैं, किस क्रम में दिए हुए हैं, समांतर में। ये श्रेणी में नहीं है, किस में है, समांतर में। तो आपको वो ध्यान है ना, वो उठाई देना है कि भाई सीधे सीधे तो श्रेणी में है, ऊपर नीचे तो समांतर में। अभी ऊपर नीचे नहीं है, फिर भी ये किस में है, समांतर में। किस में है, समांतर में। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था कि भाई जैसे ये यहाँ संधारित्र, यहाँ संधारित्र, ऊपर नीचे, फिर भी ये किस में है, श्रेणी में। ये ऊपर नीचे नहीं है, फिर भी किस में है, समांतर में। तो वो तो एक गलत तरीका, उस तरीके से अपन नहीं देखते, वो कोई तरीका ही नहीं। धारा प्रवाह के आधार पर अपन देखते हैं। इस और इसके बीच ज्ञात करना है, इससे ली गई धारा ऐसे कुछ इसमें चली जाएगी, शेष इसमें चली गई, कौन से क्रम में हो गई, समांतर में। तुल्य कितना हो गया, 2 और 3 5। तो ये तो अपन यहाँ तो लिख सकते हैं 5। अब देखो ऐसा ही ये, ऐसा ही ये, यहाँ 2 में धारा गई, शेष इसमें चली गई, तो 2 और सी समांतर में है। लेकिन अभी इसको अपन सरल नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे 2 + सी। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 2 के आगे भी और है, सी के आगे भी और है,